प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस की इस नए वीडियो में। आज अपना नया चैप्टर रहेगा जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी या फिर इसको कहा जाता है केमिकल काइनेटिक्स। नाम से स्पष्ट है, काइनेटिक्स यानी कि यहाँ पर अपन जो भी है रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे उनके वेग या गति से संबंधित चीजें अपन ज्यादा उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रासायनिक बल गतिकी। तो अपन नाम से स्पष्ट है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, उस रासायनिक अभिक्रिया में इस प्रकार का कौन सा कार्य हो रहा है या कौन सा जो बल है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है जिसके कारण है वो अभिक्रिया आपकी संपन्न हो रही है। तो उनमें कौन कौन से फैक्टर है वहां पर फैक्टर यानी कि कारक है वो कार्य कर रहे हैं जिसके द्वारा अपन वो रासायनिक अभिक्रिया उसको समझ पाते हैं या रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो सबसे पहले रासायनिक बल गतिकी की को समझने से पहले कुछ पॉइंट है उनको आपको ध्यान में रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया है वो अपन देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए अपन जानते हैं कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसके लिए अपन देखते हैं क्या होते हैं। एक तरफ आपके अभिकारक होते हैं, दूसरी तरफ क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। तो अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक। तो इस प्रकार से ये जो चीजें आपकी संपन्न हो रही है ये अपने आप में क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें अलग अलग परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन भी होते हैं। तो इनके बारे में आप संक्षेप में छोटी क्लासों में अपन ने अध्ययन किया है। इसके साथ ही अपन ने देखा कि अभिकारक से उत्पाद बनना है, रासायनिक अभिक्रिया होगी, लेकिन वहां से अपने को यह नहीं पता चल पाता है कि अभिकारक का कितना भाग उत्पाद में परिवर्तित हुआ है। तो अभिकारक का कितना भाग उत्पाद में परिवर्तित हुआ है इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी है अपने को कौन देती है, रासायनिक बल गतिकी। यानी कि कोई भी अभिकारक है कितना उत्पाद में परिवर्तित हुआ उसके बारे में भी जानकारी अपने को रासायनिक बल गतिकी दी है। किस स्पीड से यानी कि किस वेग से अभिक्रिया हुई है उस वेग के बारे में, या फिर साम्य अवस्था में पहुंचने के लिए क्या वेग की आवश्यकता हुई या कितना समय लगा उसके बारे में भी आपको कौन जानकारी देती है, रासायनिक बल गतिकी देती है। साथ ही अपन जानते हैं कोई भी अभिक्रिया संपन्न होती है तो ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार अपन देखते हैं कि उस अभिक्रिया के दौरान किया गया कार्य है वो क्या होता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा के बराबर होता है। तो वो ऋणात्मक जो मान आपका गिब्स मुक्त ऊर्जा का आपको प्राप्त होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनकी अपने को जानकारी है वो विस्तार पूर्वक जानकारी अपने को कौन देती है, रासायनिक बल गतिकी देती है। यानी कि अभिकारक से कितना भाग उत्पाद में बदला ये भी रासायनिक बल गतिकी से अपने को क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही अपन देखते हैं कि साम्य अवस्था में पहुंचने के लिए लगा गया अभिक्रिया को कितना वेग अभिक्रिया का हुआ, कितना समय लगा, इसके बारे में भी रासायनिक बल गतिकी है वो जानकारी देती है। साथ ही अभिक्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं ये तो अपन ने समझ लिया, अभिकारक से उत्पाद बना, लेकिन अपन जानते हैं अभिक्रिया को ताप भी प्रभावित करता है, दाब भी प्रभावित करता है, आपका उत्प्रेरक भी प्रभावित करता है। तो ये प्रभावित करने वाले जो कारक हैं इनका अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं वही आपकी क्या कहलाती है, रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। तो देखो रासायनिक बल गतिकी की परिभाषा अगर अपन लिखना चाहें तो परिभाषा क्या बनेगी, रसायन विज्ञान की वे शाखा जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान की वे शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का मतलब क्या होता है, अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से क्या हो जाते हैं अभिकारक, ताप, दाब, ये सारे फैक्टर वहां पर इस क्रियाविधि के अंतर्गत आ जाएंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की क्या हो जाएगी, क्रियाविधि, उसका वेग तथा इन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। बल गतिकी कहलाती है। तो रसायन विज्ञान की वे शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, उस क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो गए, जैसे ताप हो गया, दाब हो गया,
सांद्रता हो गई, उत्प्रेरक हो गया, यानी कि अभिक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, अभिक्रिया पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, अभिक्रिया की सांद्रता पर अभिक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है, सांद्रता को परिवर्तित करते हैं तो अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, अभिक्रिया पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है, अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीजें जिनका अध्ययन अपन रसायन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत इन चीजों का अपन जो अध्ययन करते हैं उसके वेग और वेग को प्रभावित करने वाले ये जो कारक है इनका अध्ययन जिस रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो क्या कहलाती है, रासायनिक बल गतिकी है, वाकी कहलाती है। अब देखो अपन रासायनिक बल गतिकी है तो रासायनिक बल गतिकी ये जो है इसको काइनेटिक्स कहा जाता है, जहां पर काइनेटिक शब्द का मतलब क्या होता है, गतिक शब्द से जिसका तात्पर्य होता है। फिर अपन देखते हैं रासायनिक बल गतिकी में जो आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, रासायनिक बल गतिकी में अपन क्या रासायनिक बल गतिकी होगी तो अपन जो भी चीजें पढ़ रहे हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कि इस बल गतिकी में कौन कौन से प्रकार के अपन रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वो पढ़ते हैं। तो वो अपन अभिक्रियाएं हैं वेग या गति के आधार पर, क्यों गति किससे बदले तो वेग बोल दो या गति, तो वेग या गति के आधार पर, वेग या गति के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है, निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो सबसे पहले क्या हो जाएगी, यानी कि वेग और गति के आधार पर अपन रासायनिक अभिक्रियाओं के जो है इनको अलग अलग भागों में बांटते हैं कि यानी कि वेग और गति के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी हो सकती है रासायनिक बल गतिकी में। तो अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगी, आयनिक अभिक्रियाएं या फिर इनको कहा जाता है तात्कालिक अभिक्रियाएं, आयनिक या फिर इनको क्या कहा जाता है तात्कालिक अभिक्रियाएं। फिर आपकी अति मंद अभिक्रियाएं, अति मंद अभिक्रियाएं, और तीसरा है आपका इनको क्या बोल दो अपन मंद भी बोल सकते हैं या फिर है ये आणविक अभिक्रियाएं हो जाएगी, मंद या आणविक अभिक्रियाएं। मुख्य रूप से ये तीन प्रकार की अपन अभिक्रियाएं पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में वेग और गति के आधार पर, यानी कि वेग और गति के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को इन तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है। आयनिक अभिक्रियाएं जिनको अपन क्या बोलते हैं तात्कालिक अभिक्रियाएं, फिर क्या होगी आपकी अति मंद अभिक्रियाएं, और तीसरा जो आपका प्रकार रहेगा मंद या आणविक अभिक्रियाएं, यानी कि मंद अभिक्रिया को आणविक अभिक्रिया से भी जाना जाता है, आयनिक अभिक्रिया को तात्कालिक अभिक्रिया भी आपका कहा जाता है, और तीसरा प्रकार है अति मंद अभिक्रियाएं। अब तो ये तो आपकी जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के तीनों प्रकार। अब जो है इनको एक एक करके अपन विस्तार पूर्वक इनका अध्ययन है, यानी कि ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या रहेगी इनकी परिभाषाएं और उनको कुछ एग्जाम्पल, उनकी सहायता से आपको जनरली कुछ समझना है कि फिर भी जो है आपका यहाँ पर ये जो है टॉपिक है ज्यादा है जो है परिभाषा की दृष्टि से यहाँ से प्रश्न है काफी जो है कम पूछे गए हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको परिभाषा और एक एक एग्जाम्पल है वो जरूर याद रखना है, क्योंकि इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन पार्ट में अपन आगे आगे जाएंगे तो इन्हीं से संबंधित यानी कि ये परिभाषाएं हैं वहां पर आपकी काम आएगी। बाकी जनरली परिभाषाएं हैं इनसे संबंधित परिभाषाएं हैं बहुत कम बार पूछी गई है, फिर भी आपको नॉलेज के लिए अपने सिलेबस में है तो आपको याद जरूर रखनी है। तो उसके बाद में जो है नेक्स्ट जो अपना रहेगा इन अभिक्रियाओं को अपन पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक रहेगा आपका आयनिक या तात्कालिक अभिक्रियाएं। अब देखो पहला जो आपका प्रकार है वो है आयनिक या तात्कालिक अभिक्रियाएं। नाम से स्पष्ट है आयनिक यानी कि इस प्रकार की अभिक्रिया जो किसके मध्य होती है आयनों के मध्य होती है, और जो इनका वेग है वो क्या होता है बहुत तीव्र गति से ये संपन्न हो जाती है, इसीलिए इनके वेग को मापना क्या हो जाता है कठिन हो जाता है, और वेग को मापना कठिन हो जाता है इसलिए इनको क्या कहा जाता है तात्कालिक अभिक्रियाएं भी कहा जाता है। तो सिंपल सी परिभाषा होगी, नाम से याद रखना है आयनिक यानी कि इस प्रकार की अभिक्रियाएं किसके मध्य होगी आयनों के मध्य होगी, और इनका वेग है वो क्या होता है बहुत तीव्र गति से ये आपकी संपन्न होती है, इसलिए वेग को मापना क्या होता है
आपका अत्यंत कठिन होता है। इसीलिए जो है आपकी ये क्या कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती है, तात्कालिक अभिक्रियाएं। जितनी भी आयनिक अभिक्रियाएं होती है वो क्या होती है, आपकी तात्कालिक अभिक्रियाएं कहलाती है। और वो आपकी जो है यहाँ पर अपन क्या समझ सकते हैं, बहुत ही कम वेग में जो है ये आपकी अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, यानी कि सेकंडों से भी बहुत कम सेकंडों में, नैनो सेकंडों से भी कम सेकंड। यानी कि जो है 10th क्लास में अभिक्रिया आई थी आपकी आयनिक अभिक्रिया का उदाहरण, तो वहां पर लिखा था पोस्ट में 10 की घात -10 सेकंड में वो अभिक्रिया आपकी क्या हो जाती है, आयनिक अभिक्रिया हो जाती है, वो क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। 10 की घात -10 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड का जो है अगर अपन चलते हैं तो वापस 10 की घात -10 सेकंड में ये अभिक्रिया क्या हो जाती है, आपकी संपन्न हो जाती है, यानी कि बहुत तेजी से संपन्न होती है। इसलिए इसके वेग को मापना क्या होता है, बहुत कठिन रहता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, तात्कालिक अभिक्रियाएं कहा जाता है। तो आयनिक या तात्कालिक अभिक्रियाओं की परिभाषा क्या हो जाएगी कि ये जो आपकी अभिक्रियाएं हैं आयनों के मध्य होती है। ये अभिक्रियाएं आयनों के मध्य होती है, आयनों के मध्य होती है तथा बहुत तीव्र गति से संपन्न होती है ये अभिक्रियाएं, जिस कारण इनके वेग को मापना अत्यंत कठिन होता है। इस कारण इन्हें तात्कालिक अभिक्रियाएं भी कहते हैं। इस कारण इन्हें तात्कालिक अभिक्रियाएं भी कहते हैं। तो तात्कालिक अभिक्रियाओं की कृपया परिभाषा हो जाएगी, यह अभिक्रिया है आयनिक अभिक्रिया, तो नाम से स्पष्ट है किसके बीच में होगी, आयनों के बीच में होगी। आयन कौन से होते हैं, धनायन और ऋणायन। तो यह अभिक्रिया आयनों के मध्य होती है तथा बहुत तीव्र गति से यह संपन्न होती है, यानी कि बहुत ही तेजी से, यानी कि बहुत सेकंडों से भी कम समय में यह आपकी अभिक्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है। तो सेकंडों से भी कम समय लेती है, इसलिए इसके वेग को मापना क्या होता है, थोड़ा कठिन रहता है, जिसकी वजह से इनको यानी कि तत्काल संपन्न हो जाती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, तात्कालिक अभिक्रियाएं भी कहते हैं। अब आते हैं इनके एग्जाम्पल पे, यानी कि आयनिक या तात्कालिक अभिक्रियाएं का एग्जाम्पल। तो जितनी भी आपकी जो है अपन देखते हैं अम्ल और क्षार के बीच में आयनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, तो वो तात्कालिक अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। तो कोई से भी जैसे उदाहरण अपन ले सकते हैं, जैसे मान लो NaCl की अभिक्रिया अपन ने करा दी AgNO3 के साथ में, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया अपन इस प्रकार से जो है AgNO3 के साथ में कराते हैं। तो आयनिक अभिक्रिया होगी Na पे प्लस Cl पे नेगेटिव, Ag पे प्लस NO3 पे क्या होगी, नेगेटिव। आयन एक्सचेंज के द्वारा अभिक्रियाएं बता दी किस प्रकार से याद रखनी, Na प्लस Na जो है NaNO3 और Ag के साथ में क्या चला जाएगा, Cl। AgCl सिल्वर क्लोराइड का जो है आपका यहाँ पर अवशेष प्राप्त होता है, उसके लिए तीर का चिन्ह इस प्रकार से दर्शाते हैं। और Na के साथ में क्या आ जाएगा, NaNO3। तो यहाँ पर जो है ये AgCl है वो अपने को प्राप्त हुआ। तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, आयनिक अभिक्रिया, यानी कि आयनों के बीच में होने वाली अभिक्रिया और बहुत ही तेजी से तीव्र गति से ये संपन्न होती है। तो इसके वेग को, यानी कि अभिक्रिया होने में कितना वेग लगा उसको मापना क्या होता है, कठिन हो जाता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, तात्कालिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो NaCl प्लस AgNO3 से AgCl प्लस का NaNO3। अब देखो यहाँ पर आयन कौन कौन से, तो आयनों की बात करूं तो देखो आयन इधर से क्या मिला, Cl माइनस, इधर से अपने को क्या मिला, Ag प्लस, क्या मिला, AgCl, जो कि आपका क्या होगा, अवशेष के रूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये थी आपकी जो है पहला प्रकार आयनिक या तात्कालिक अभिक्रियाओं का। दूसरा प्रकार जो आपका दे रखा है वो क्या है, अतिमंद अभिक्रियाएं। यानी कि एक तो थी आपकी आयनिक या तात्कालिक अभिक्रियाएं बहुत तेजी से संपन्न होने वाली, और दूसरा इसका जस्ट आपका लगभग अपोजिट रहेगा आपका, वो है आपका अतिमंद अभिक्रियाएं। तो अतिमंद अभिक्रियाएं क्या होती है, ये अभिक्रियाएं अणुओं के मध्य होती है, इसलिए इनको भी आणविक अभिक्रियाएं बोल सकते हैं। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे ये अभिक्रियाएं अणुओं के मध्य होती है, ये अभिक्रियाएं अणुओं के मध्य होती है। ये अभिक्रियाएं क्या होती है, अणुओं के मध्य होती है, अर्थात ये अभिक्रियाएं जो है आपकी आणविक अभिक्रियाएं भी इनको बोल सकते हैं। और इस प्रकार की अभिक्रियाओं की क्या होती है,
नाम से स्पष्ट है अति मंद, यानी कि इनकी गति इतनी मंद होती है। यहाँ पर तो अपन देखा सेकंडों से भी कम समय, और ये अति मंद अभिक्रियाएं अणुओं के मध्य होती है, अर्थात इनकी गति है बहुत ही ज्यादा कम होती है, और इतनी कम होती है कि इन अभिक्रियाओं को होने में महीनों सालों हैं वो आपके लग सकते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, अति मंद अभिक्रियाएं कहा जाता है। जैसे कि लोहे पर जो है अपना क्या लगता है, जंग लगता है, वो क्या होती है, महीनों लग सकते हैं, साल भर लग सकता है, तो वो क्या होगी, अति मंद अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया अणुओं के मध्य होती है तथा इनकी गति इतनी मंद होती है कि इन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में महीनों व सालों लग जाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या कहलाएगी, अति मंद अभिक्रियाएं आपकी कहलाती है। इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, कोई ज्यादा विशेष परिवर्तन है वो आपका होता नहीं है। तो रासायनिक बल गतिकी में इस प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन अपन जो है कर नहीं पाता, इनके वेग में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, इतनी ज्यादा वो आपकी धीरे धीरे आपकी अभिक्रिया होती है, और ज्यादा वेग में कोई प्रेक्षणीय यानी कि मापने लायक कोई परिवर्तन होता नहीं है। तो इसीलिए जो ये वाली जो प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, अपन इस रासायनिक जो है बल गति के बारे में, उसके बारे में अपना अध्ययन है कमी करेंगे। जिससे इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर लिख देता हूँ एग्जाम्पल की बात करें। अगर मान लो अपन H2 और O2 की अभिक्रिया कराते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है, H2 संतुलित कर लेना 2H2 लेकर के। तो एक बार आपको संतुलित पे ध्यान नहीं देना है। अभिक्रिया से क्या बनता है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया अपन कराते हैं, अर्थात H2 और O2 की अभिक्रिया कराते हैं, उसके संयोग से क्या बनता है, जल बनता है। लेकिन अगर यही अभिक्रिया अपन उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में कराते हैं, उत्प्रेरक की क्या होती है, अनुपस्थिति में अगर ये अभिक्रिया होती है तो क्या होती है, बहुत ही मंद गति से संपन्न होती है। यानी कि H2 और O2 से जो है आपका जो है जल बनने में बहुत जो है सालों लग जाते हैं, या सालों तक ये अभिक्रिया उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में संपन्न नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर उत्प्रेरक क्या हो गया, इस अभिक्रिया को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, और उसका ही अपन अध्ययन करते हैं। वही अपनी क्या होती है, रासायनिक बल गति की। जैसे मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो अपने वायुमंडल में अपन देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहती है, हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, वो आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाती है, जल वाष्प आपकी बना लेती है। तो यहाँ पर अपने वायुमंडल में जीवन संभव है, यहाँ पर अभिक्रिया कर लेती है। लेकिन अपन देखते हैं कि ऊपर अपन है, अगर अपन यहाँ पर बात करें दूसरी जगह, तो वहां पर मान लो किसी जगह H2 है, कहीं पर O2 है, तो अगर H2 मिल जाए तो O2 मिल जाए तो वो संयोग करके वहां पर क्या बन सकता है, जल भी आपका बन सकता है। लेकिन उसमें भी बनने में क्या होगा, उत्प्रेरक है वहां पर उपस्थित नहीं होगा, उत्प्रेरक उपस्थित नहीं होगा तो अभिक्रिया क्या होगी, बहुत ही मंद गति से होगी। यानी कि वहां पर बनने में करोड़ों साल लग सकते हैं, सालों लग सकते हैं, आपके लाखों साल लग सकते हैं। तो इसका मतलब उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में H2 और O2 की अभिक्रिया से जल का संयोग होता है, या जल जो है आपका बनता है, इनके संयोग से जो जल बनता है वो एक प्रकार की क्या है, अति मंद अभिक्रिया। यानी कि इनको संपन्न होने में क्या होते हैं, आपके सालों जो है लग सकते हैं, या वर्षों, काफी समय, इसमें साल या महीने भर का समय लग सकता है। यह अभिक्रिया किसकी अभिक्रिया होगी, जो है आपकी अति मंद प्रकार की अभिक्रिया, और इनके वेग में क्या होता है, कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए इनके जो है वेग में विशेष परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए ये अभिक्रियाएं किस प्रकार की हो जाएगी, अति मंद प्रकार की आपकी ये अभिक्रियाएं हो जाएगी। तो ये हो गए आपके दो प्रकार की अभिक्रियाओं के उदाहरण। अब आते हैं अपन तीसरे प्रकार पे। प्रकार है वो अपना रहेगा मंद अभिक्रियाएं। नाम से स्पष्ट है, यानी कि मंद अभिक्रियाएं होगी, लेकिन बहुत ज्यादा मंद नहीं होगी। यानी कि इस प्रकार की अभिक्रिया भी अणुओं के मध्य होती है, यानी कि ये अभिक्रियाएं भी अणुओं के मध्य होती है, ये अभिक्रियाएं भी अणुओं के मध्य होती है, अणुओं के मध्य होती है, अणुओं के मध्य होती है, तथा इन्हें होने में कुछ समय लगता है, तथा इनके वेग को मापा जा सकता है,
इनके वेग को मापा जा सकता है। तो ये इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है वो भी किसके मध्य होती है, अणुओं के मध्य होती है, तथा इनको होने में कुछ समय लगता है। अब वो समय है वो आपका 5 सेकंड हो गया, 10 सेकंड हो गया, आपका जो है 15 सेकंड हो गया, 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, तो कुछ समय लगता है। और इतना समय लगता है जिस समय को अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से जो है अपन माप सकते हैं। तो इसीलिए जो है ये कौन से प्रकार की अभिक्रियाएं कहलाती है, मंद प्रकार की अभिक्रियाएं कहलाती है। और इन्हीं की अभिक्रियाओं के बारे में आपका जो है इस पाठ में सबसे ज्यादा जो है आपका इसी तीसरे प्रकार की अभिक्रियाओं पर अपन अध्ययन करेंगे। अब देखो इनके आते हैं एग्जाम्पल पर, और इसके एग्जाम्पल है आपकी इंपॉर्टेंट है क्यों इन्हीं से संबंधित अपने जनरली है ज्यादातर जो अपन अभिक्रियाएं करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रकार है यानी कि इसकी अभिक्रिया का पहला प्रकार अपन ले लो, अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया अपन कराते हैं। अम्ल तथा एल्कोहल ये आपका जो है ध्यान रखना, ये सेम अभिक्रिया आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है 12th में जो आपके जो है चैप्टर आएगा 10, 11, 12 और 13 ये जो चैप्टर रहेंगे वहां पर ये अभिक्रिया ध्यान देना। लगभग 2 या 3 पार्टों में ये अभिक्रिया रिपीट होगी। तो इस अभिक्रिया को आपको जो है एज इट इज आपको याद रखना है, इसको बार बार रिवाइज करके याद हो जानी चाहिए, कंठस्थ हो जानी चाहिए कि अम्ल और एल्कोहल। तो एल्कोहल वाले पार्ट में भी पढ़ेंगे, एस्टर वाला जो पार्ट रहेगा उसमें भी अपन ये अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो ये अभिक्रिया है आपकी बार बार आपकी रिपीट होगी, अम्ल तथा एल्कोहल अभिक्रिया करके अभिक्रिया कर एस्टर बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। तो ये कौन से प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, मंद प्रकार की अभिक्रिया। तो अम्ल के रूप में मैंने ले लिया मान लो एसिटिक अम्ल CH3COOH, एल्कोहल के रूप में मैंने ले लिया एथेनॉल C2H5OH। इसका नाम क्या होगा, एसिटिक अम्ल। ये जो है आईपीएससी नामकरण में जो आपकी 11th क्लास में चैप्टर आता है आईपीएससी नामकरण, वहां पर इसका नाम एसिटिक अम्ल होता है। आईपीएससी नाम भी आपको बताए हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, एथेनॉल। तो देखो किसकी अभिक्रिया होगी, एसिटिक अम्ल, और ये आपका क्या हो गया, एल्कोहल में कौन हो गया आपका, एथेनॉल। इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो इनकी अभिक्रिया से जो आपका क्या बनेगा, एस्टर आपका यहाँ पर निर्माण होता है। तो वो कौन से प्रकार की अभिक्रिया होगी, मंद प्रकार की अभिक्रिया होगी। तो उसके एस्टर निर्माण के लिए अपन क्या करते हैं, अम्ल होगा वो क्या देगा, H+। तो समझने के लिए यहाँ पर ये H+ मान लो, ये H+ निकल जाएगा बाहर, तो यहाँ पर क्या बचेगा जो है आपका CH3COO पे क्या बचेगा, माइनस बचेगा। ठीक है, इधर ये क्या देगा, OH- आयन को अलग करो इस प्रकार से, तो यहाँ से क्या होगा OH-। ये सिर्फ समझने के लिए है, बाकी ये कैसे अभिक्रियाएं होती है ये अपन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर विस्तार पूर्वक आपको बताया जाएगा। अभी आपको ये अभिक्रिया याद रखनी है कि जो अम्ल होगा वो H+ देता है, और यहाँ पर C2H5 एल्कोहल, इससे OH- को मैं अलग करता हूँ, तो ये H+ और ये OH- मिलकर के क्या बना लेंगे, H2O। इस H2O को मैं इधर लिख देता हूँ। तो इधर से देखो क्या निकल गया, OH निकल गया, तो यहाँ से तो यहाँ पर देखो क्या बचा, C2H5, और इधर से आपका H+ निकल गया, तो क्या बना उत्पाद, CH3COO और C2H5। देखो क्या हो गया, RCOOR। L किसको कहा जाता है, एल्किल समूह, ये मेथिल हो गया, ये क्या हो गया, एथिल हो गया। तो देखो RCOOR, और RCOOR को क्या कहा जाता है, एस्टर आपका कहा जाता है। तो ये चीजें हैं, ये अपना क्या बन गया, एस्टर का निर्माण हो गया। तो ये कौन सी प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, मंद प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। नाम क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बता रखी है। तो अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर बनते हैं, अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर बना। ये एस्टर किस अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, मंद अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया होगी। फिर जो है अपन यहाँ पर क्या ले सकते हैं, तनु अम्ल की उपस्थिति में, तनु अम्ल की उपस्थिति में इक्सु शर्करा, इक्सु शर्करा कहा जाता है गने की शर्करा को, गने की शर्करा का जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज, गने की जो है शर्करा का अगर अपन जल अपघटन कराते हैं तो आपका क्या हो जाता है, इसका प्रतिपन्न हो जाता है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। ये जो आपका 14 नंबर चैप्टर है आपका जैव अणु, वहां पर भी ये आपकी अभिक्रिया आएगी, तो वहां पर भी अभिक्रिया तैयार हो जाएगी। तो इस तरह आपको याद रखना है, तनु अम्ल की उपस्थिति में गने की शर्करा, जिसको क्या कहा जाता है, इक्सु शर्करा भी कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है आपका जो है C12H22 और O
11 उसका क्या कराएंगे, जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब उसकी अभिक्रिया किसके साथ में करा देंगे, जल के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो उसका प्रतिपन्न हो जाता है, और प्रतिपन्न के फलस्वरूप जो है दो उत्पाद आपको प्राप्त होते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। दोनों का सूत्र क्या रहेगा, सेम रहेगा। अंतर क्या रहता है, वो आपका जो जीवाणु नाम का जो चैप्टर है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या अंतर रहता है, वहां पर आपका विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाया जाएगा। तो अपन यहाँ पर तनु अम्ल की उपस्थिति में जो है सुक्रोज तो C12H22 यानी कि O11 इसकी अभिक्रिया किसके साथ में करा देते हैं, इसका जल अपघटन कराते हैं तो इसका क्या हो जाता है, विन्यास का क्या हो गया, प्रतिपन्न किसकी उपस्थिति में, तनु अम्ल। अम्ल का मतलब क्या होगा, H+ की उपस्थिति में क्या देगा, ग्लूकोज और प्लस क्या देगा, फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का सूत्र क्या रहता है, सेम ही रहता है। एक तो आपका क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज। तो ये भी आपकी कौन सी प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, मंद प्रकार की अभिक्रिया होगी, यानी कि तनु अम्ल की उपस्थिति में घने की शर्करा, घने की शर्करा है अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सुक्रोज। ठीक है, इसका जल अपघटन यानी कि अभिक्रिया किसके साथ में कराई, जल के साथ में कराई, किसकी उपस्थिति में, तनु अम्ल। अम्ल क्या देते हैं, H+, तो H+ दिया, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो प्रतिपन्न हो जाता है और क्या प्राप्त हो जाती है, आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज है वो प्राप्त हो जाता है। प्रतिपन्न का मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज से सूत्र तो एक ही रहेगा, लेकिन इनका विन्यास है वो अलग अलग प्रकार, इनमें थोड़ा बहुत अंतर रहता है। वो आपकी इकाइयों के बारे में रहता है, यानी कि कौन सा समूह है, एल्डिहाइड समूह है, कीटोन समूह है, तो वो जो है आपका जीवाणु नाम का जो चैप्टर है वहां पर आपका विस्तार होगा, इसके बारे में जान लोगे। तो ये दोनों अभिक्रियाएं आपकी क्या होती है, कम से कम आपके 2 या 3 पार्टों में आपकी ये आपकी अभिक्रियाएं रिपीट होगी। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है, मंद अभिक्रियाओं में भी इनको आप लिख सकते हो, और वहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक से संबंधित पूछा जाता है तो वहां पर भी ये अभिक्रिया आपकी यूज में हो जाएगी। तो ये तीनों प्रकार की और भी एग्जांपल हो सकते हैं, मेन जो आपके एग्जांपल है वो आपको दे दी, इसके अलावा और भी एग्जांपल है, उनको भी आप जो है नोट्स में जो दे रखे हैं वहां पर भी आप इनका अध्ययन कर सकते हो, या जो बुक में दे रखे हैं जितने भी एग्जांपल है। जनरली जो है बुक से संबंधित एग्जांपल आते हैं, थोड़ा सा जो है वैल्यू न्यूमेरिकल होता है, वैल्यू चेंज कर दी जाती है, लेकिन जनरली आपके सिलेबस में जो उदाहरण दे रखे हैं वहीं से पूछे जाते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रियाओं के तीनों प्रकार है, अपन रासायनिक बलगतिकी में ये आपने जो है यहाँ पर अध्ययन किया है। तो आज के वीडियो लेक्चर में आपका इतना ही रहेगा। इसके बारे में अगर मान लो पीछे के पार्ट में अगर कहीं से टॉपिक छूट गया और पार्ट जो है समझ में नहीं आया है, तो नया चैप्टर जब भी स्टार्ट होता है तो उस नए चैप्टर को शुरुआत में जो है समझने की कोशिश करो, और कोई एक जगह का आकर टॉपिक में डाउट हो जाता है तो उस डाउट को वहीं क्लियर करना पड़ता है, नहीं तो अगर आप क्लियर नहीं करते तो उसकी वजह से क्या होता है, वो डाउट आगे दिक्कत करता है और पूरा चैप्टर ही समझ में नहीं आता है। इसलिए कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप वहां पर समझ सकते हो। तो बाकी की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।